फवाद साहब, अब ये जो नई कमेटी है, मैंने टीओआरस देखे, एक अखबार की खबर भी पढ़ी जिसमें कहा कि कौन कौन है जो गैर कानूनी तौर पर फायदा उठाया और पैसे लॉन्डर किए ऑफशोर बैंक्स में। लेकिन जो टीओआरस मेरे सामने थे या अभी मेरे सामने है, उसमें इसका जिक्र नहीं है। उसमें ज्यादा जिक्र इस बात का कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल किया गया, आर्बिट्रेशन कैसे हुई, पेमेंट कैसे हुई। तो ये बताइएगा कि इस नई कमेटी ने एक्चुअली क्या पॉलिटिकल या मनी लॉन्ड्रर्स इस तरह की जिम्मेदारी भी फिक्स करनी है? नहीं नहीं, देखिए ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं वो तो पहले ही अदालतों में चल रहे हैं। ठीक है। और उसका तो हमें पहले ही पता है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से 32 कंपनियां अपनी क्रिएट की सऊदी अरेबिया, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, हुसैन ने, हसन ने, मरियम नवाज शरीफ ने और इन तमाम लोगों ने। और इससे पहले अगर आप 93 में चले जाएं तो हुदैबिया के केस में एक दो जो हवाला डीलर्स थे, खेस्ता खान और मेस्ता खान, उनको पैसे दिए गए यहाँ से। वो पैसे उन्होंने बाहर भेजे और फिर लॉ बनाया गया पाकिस्तान में कि बाहर से अगर पैसा पाकिस्तान में आता है तो उसको पूछा नहीं जाएगा। तो वो सारे रैकेट्स तो पहले ही इनके उसमें वो तो पहले ही पता है क्या है। ये जो ब्रॉडशीट का मामला है ये तो शुरू होता है 99 में, जब नैब ने, उस वक्त के जो नैब है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ब्रॉडशीट ने बेसिकली, एक कंपनी थी ट्रोवियो, ट्रोवियो जो थी, उन्होंने दो अपनी शेल कंपनीज क्रिएट की, एक ब्रॉडशीट और एक एआरए। और उन्होंने कहा जी कि नैब को ये कहा कि हम आपको पूरे जो दुनिया में फैले हुए असासे हैं पाकिस्तानियों के, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से और करप्शन से बनाए गए हैं, हम आपको उनकी डिटेल देंगे। आप उनका जो 20% है आप हमें दीजिएगा, इसके अलावा हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे। लिहाजा नैब का और उनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के को जो लेकर के वो आगे गए, और उसके बाद 2003 में, और वो एक फिर सारी जो स्टोरी है, और फिर ये 2019 में जो फैसला आया। तो इस कमेटी की ये जो इंक्वायरी कमीशन है, इसका ये मामला है कि ये कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं ब्रॉडशीट से, उनको इन्वेस्टिगेट करे और रिपोर्ट सो दें। ये सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, कैंसिल किसने किया, सिर्फ ये टेक्निकल जो चीजें जो नैब से लिंक्ड है, सिर्फ इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है ये कमेटी? नहीं, जो बाकी पैसे भी तो उसमें जो सारे हैं, जो जो जिस तरीके से पेमेंट्स वापस हुई, जो उन्होंने निशानदही की, उस निशानदही के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, ये सारे मामला तो टीओआरस का हिस्सा है ना। अगर आप पहली लाइन ही पढ़ेंगे टीओआरस की, तो वो लिखा हुआ है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीमेंट टू द कंक्लूजन ऑफ एग्रीमेंट। ठीक। सो काफी वाइड इंक्वायरी कमीशन। सिर्फ इसलिए मैं ये कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल, कोई सियासतदानों की मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह का एलिमेंट नहीं है ना? नहीं नहीं, पॉलिटिकल एंगल कोई। पॉलिटिकल एंगल नहीं है। जो आपने बात की कि पहली कंपनी जिसके साथ नेगोशिएशन शुरू हुई थी, जिसने बाद में शेल कंपनी बनाई ब्रॉडशीट के नाम से, आप अगर वो फैसले पढ़ें जो आर्बिटर ने लिखे हैं, उस कंपनी को इसलिए एक शेल कंपनी बनानी पड़ी क्योंकि जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वकील थे, उनके ऊपर 3 साल की पाबंदी बार ने लगा दी थी क्योंकि उनकी डॉजी किस्म की चीजें पकड़ी गई थी वहां पर। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि नैब को इन चीजों का पता चले, इसलिए ब्रॉडशीट नाम की कंपनी बनाई गई। मुसावी साहब जो थे वो एआरए की तरफ से थे, उनका इनिशियली ब्रॉडशीट के साथ कोई ताल्लुक या लेना देना नहीं था। ब्रॉडशीट ने बाद में मैट्रिक्स नामी एक कंपनी हायर की लंदन में, जिसका भी ये काम था, लेकिन वो 2 साल के बाद उसको काम करने से रोक दिया गया। और फिर जो सारी की सारी आपस में जो खतो किताबत है जो नैब और इस कंपनी के दरमियान हुई, वो भी बड़ी दिलचस्प है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, उस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ी गलती या खराबी ये की गई कि उसमें ब्रॉडशीट को कहा गया कि आप जो पाकिस्तान में भी असासे पकड़े जाएंगे उसका 20% भी दे दिया जाएगा ब्रॉडशीट को। यानी सिर्फ बाहर की कंपनी, बाहर के असासे आइडेंटिफाई करना और उनको प्रोसिक्यूट करवा के पाकिस्तान के हवाले करवाना, सिर्फ ये नहीं होगा बल्कि और उनको नैब में ऑफिस भी दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा, अगर कहेगा स्कैंडल बनेगा, अगर इसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यह भी इस रिकॉर्ड पे है कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के बाद पहले साल से नैब ने खतो किताबत में ब्रॉडशीट को कहा कि ब्रॉडशीट का हिस्सा सिर्फ उस पैसे में होगा जो बाहर से रिकवर किया जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जिसको अपहोल्ड किया आर्बिटर ने, उसने कहा ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में जो सेटलमेंट हुई $21 मिलियन प्लस की, और उसके अंदर इंटरेस्ट मिला के $29 मिलियन। अब आ जाए जरा थोड़ा सा मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉरेन फंडिंग केस। ये फॉरेन फंडिंग केस एक और इशू बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या अचीव करना चाहते हैं आप फॉरेन फंडिंग केस से?
जी काशिफ भाई, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा एक छोटी सी बात करें ब्रॉडशीट के ऊपर कर ले, बिल्कुल कर ले जी। कि 2000 से मुशर्रफ साहब के ज़माने से लेकर इमरान खान तक कि नवाज शरीफ के खिलाफ नैब कोशिश कर रही है कुछ ना कुछ प्रूव करने की, और कुछ प्रूव नहीं हुआ। और जब ये जो 883 मिलियन डॉलर की रकम जो ढूंढी थी JIT ने सपोजिटली, नैब के एक्सपर्ट ने खुद जाके इस कंपनी को कहा कि सिर्फ 2% यानी कि 16 मिलियन की प्रॉपर्टी नवाज शरीफ की है और बाकी नहीं है। और जो इनिशियल एग्रीमेंट था वो ये नहीं था कि आप जमा करवा देंगे, हुकूमत पाकिस्तान पकड़ लेगी। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करनी थी, लीगल हो इलीगल हो कुछ भी हो, आपने आइडेंटिफाई कर ली, 20% दे दिए, ये एग्रीमेंट लिखा था। और उसके बाद पहली मरतबा 2008 में 1.5 मिलियन डॉलर उस कंपनी को दिया जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसने एक और आदमी ने ब्रॉडशीट करी हुई थी। और ये मुसावी जो खुद जेल में रह चुका है, उसने जो है ये कंपनी बैंकरप्सी से खरीदी। और JIT, आपकी जो JIT बनाई थी जिसने ये 883 मिलियन नवाज शरीफ के पता नहीं कहां से एसेट निकाले, क्या एसेट निकाले पाकिस्तान में, जो नैब खुद बोलती है कि गलत है, उसके वजह से आपको 20 मिलियन डॉलर देने पड़े। और अब बात सुने जो मैं बात करना चाह रहा था कि सर 20 मिलियन डॉलर का अवार्ड होना वो 25 से 30% में बिकता है। मतलब बेसिकली पीपल आर नॉट एबल टू कलेक्ट फ्रॉम पुअर कंट्रीज, स्पेशली कंट्री लाइक पाकिस्तान। ये जो 6 बिलियन का हमारे खिलाफ अवार्ड आया है, जिसकी वजह से आज मेरे ख्याल से रोजवेल्ट होटल भी शायद पकड़ी गई है, और दूसरी पेरिस की जो होटल है वो भी शायद पकड़ी, जब्त हुई है। ये अवार्ड 6 बिलियन का है ना सर, ये 20% यानी कि 1.2 बिलियन में आराम से इसकी डील हो सकती है, क्योंकि वो बोलेगा यार 1.2 मिल जाए काफ़ी है। ये जो 20 मिलियन का अवार्ड था, ये 4 मिलियन में आपका सौदा हो सकता था। आपने जाके जल्दबाजी के अंदर 20 मिलियन डॉलर दिए, और जल्दबाजी मजबूरन नहीं करी है, आपने जानबूझ के करी है। आपने सॉवरेन अकाउंट को पकड़वाया है, आपने उस अकाउंट में पैसे डाले जो जब्त हो सकता था, वरना हाई कमीशन का अकाउंट में पैसे नहीं हो सकता था। तो ये इमरान खान की हुकूमत का कोई आदमी मिला हुआ है, मुझे नहीं पता कौन, मुझे यकीन है कि फवाद चौधरी नहीं है, कोई आदमी मिला हुआ है जिसने जल्दी से वहां पर पैसे दिलवाए, जहां से जल्दी से पैसे दिलवाए, और उसने वहां पर कट ली है। और ये जो मुसावी बात करता है कि इसने कट ली उसने कट ली, बशमूल अंजुम डार के, अगर अंजुम डार ने भी इसको रिश्वत ऑफर करी तो उसको भी मैं कहता हूं उसको भी डालें। ये पूछें कि शहजाद अकबर साहब कौन थे, ये और जो 20% लोग मांग रहे थे ये कौन थे, ये सारी चीजें को करें एक मरतबा तो सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेना, तो बात आपको पता चल जाएगी कि कौन इसमें बेईमान है और कौन ईमानदार है और किसके ऊपर झूठे इल्जाम 20 साल से लगाए गए हैं। उससे बात आइए सर फॉरेन फंडिंग पे जो आपका सवाल था। तो सर एक सेकंड में जरा इसका जवाब फवाद से ले लूं, पहले ये जरा ब्रॉडशीट का मामला, फिर अगर आपने ये बड़े अच्छे नुकात उठाए फवाद साहब, आपको याद होगा जब 480 अरब रुपए इसहाक डार साहब ने दिए कंपनीज को, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट रखा गया तमाम ऑपोजिशन की जानिब से कि 480 अरब रुपए को बड़े आराम से निगोशिएट किया जा सकता है, ये तो आपने उठा के सारे पैसे दे दिए जिस तरह, और ये मंशा साहब का और फलाने का आपने ये फायदा करवाया। ये सेटल्ड फैक्ट है जो बात ये मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि अमूमन इस तरह की चीज में निगोशिएट किया जाता है। और आपने मुसावी ने ये इल्जाम भी लगाया कि किसी वकील ने 2 मिलियन डॉलर उसने ऑफर किए उसको कि अगर आप मेरे पैसे मुझे दिलवा दे तो मैं आपको 2 मिलियन दे दूंगा, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर कोर्ट के फैसले आ भी जाए फुल रिकवरी नहीं होती है, ममालिक से आप इस तरह पाकिस्तान जैसे ममालिक से आप पैसे नहीं निकाल सकते। किसने ये मशवरा दिया था कि सर सारे के सारे पैसे कर दे और निगोशिएट ना करें? सही बात। अच्छा, पहली बात तो यह है कि मिफ्ता साहब ये बात सही कह रहे हैं कि निगोशिएट होते हैं, लेकिन निगोशिएट होते हैं फाइनल फैसले से पहले। और ये फाइनल फैसला आ गया था जब मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब अगला सवाल तो आपका मिफ्ता साहब से ये होना चाहिए कि जब आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे और आपके खिलाफ फैसला आ रहा था तो आपने क्यों निगोशिएट नहीं किया? और एक्चुअली मैं तो मिफ्ता की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जब 2016 में आर्बिट्रेशन का फैसला आपके खिलाफ आ गया था तो उसके बाद आपको निगोशिएट करना चाहिए था, आपने क्यों निगोशिएट नहीं किया? और जो सारा लॉजिक अभी आपने दिया है इस तरह नहीं होता। जब फाइनल फैसला आ चुका होता है, फाइनल फैसले के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपील करें सुप्रीम कोर्ट में। जो बंदा थोड़ा सा भी यूके के लीगल सिस्टम को जानता है उसको पता है वो वकील ही जब तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस ना हो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। वो पाकिस्तान की तरह यहाँ नहीं है कि हर चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एंड अप होगी, वहां बड़े हैवी फाइन्स होते हैं, लिहाजा आप नहीं करते। जब आपके पास आर्बिट्रेशन का फैसला आ गया था उसके बाद एग्जैक्ट वही स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भूल गए मिफ्ता उस वक्त पहले हिस्से में इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर थे, दूसरे हिस्से में मिफ्ता फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये इनका काम था करने को। और दूसरी बात जो पहले बड़ी आसानी से जिसके ऊपर हम तो बात ही नहीं करते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया ब्रॉडशीट के ऊपर, 100 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज तो यूके में उन्होंने कहा है कि आपकी एवनफील्ड के अलावा पड़ी हुई हैं, उसको भी छोड़ दीजिए।
$34,000 यानी $75 लाख जब डॉलर 55 रुपए का है, शहबाज शरीफ साहब नैब को जमा करा रहे हैं जानने के लिए भाई। इस कदर ज्यादा जो बड़ा पैसा आप लोगों के पास 2000 में था, ये कहां से आया था? आप इस वक्त ये कर रहे हैं जो कि बाद में हाई कोर्ट का फैसला जिसको अपलोड किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको वापस किया गया शहबाज शरीफ साहब को या शरीफ खानदान। जी जी जी, पाँव पे वापस कराया गया और जज भी बता दिए ना उस वक्त कौन थे माशा। सर जी मिफ्ता साहब। काशिफ साहब, ये फवाद साहब मेरे भाई हैं और जाहिर है कि इस वक्त हुकूमत में हैं, बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, तो इनकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। मैं डरते डरते ये कर रहा हूँ जान की पनाह मांगते हुए कि सर ये बात एकदम गलत है। 2016 में फैसला आया था, हमने उसके खिलाफ अपील करी थी जब हमारे पास अपील बाकी थी और वो 2020 तक चली है, और अगर ये चाहते तो इस अपील को और खींच सकते थे। और अब फैसला आने के बाद ही लेकिन वो सवाल कुछ और पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं जब आपके खिलाफ फैसला आया और आप अपील में गए, सुन लीजिएगा, आपने इसको सेटल करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं आपने को 5, 6, 7, 8 मिलियन डॉलर देकर आपने कहा कि यार इसको, जिस तरह नैब ने 1.5 मिलियन डॉलर दिए ब्रॉडशीट को और एआरए को उन्होंने 2.05 या 2.5 मिलियन डॉलर दिए, आपने क्यों नहीं किया? मैं सवाल समझ गया हूं सर। सवाल यह है कि अगर आप लोगों को पता है कि अगर हम खुदा ना खास्ता सेटल कर लेते, जो कि सेटल नहीं करना चाहिए था, तो आप लोग बोलते देखो उसने अपील नहीं करी, एक तो अपील बाकी थी, अपील क्यों नहीं करी? आप हो सकता है अपील में जीत भी जाते। ठीक है, आपने सेटल कर लिया, आपने चोरी कर लिया, आप तो वैसे ही हम लोगों को चोर बोलते हैं, है ना। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि क्यों हम अब सेटल करते हैं जब हम समझते हैं कि हम जीत सकते थे, और उस वक्त तो ये जीआईटी की रिपोर्ट भी नहीं आई थी, उसके बाद जीआईटी की रिपोर्ट आई है जो उसने प्रेजेंट करी है, और उसके बाद उसने ये पैसे लिए, और उसके बाद ये फैसला आने के बाद, सर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि फैसला आने के बाद, क्योंकि हमारा सॉवरेन अकाउंट होता है, सर ये बात सुन लीजिए, हुकूमत पाकिस्तान से पैसे नहीं ले सकते वो लोग जब तक कि हुकूमत पाकिस्तान खुद ना दे। तो हमारा फैसला आने के बाद भी हम निगोशिएट कर सकते थे। मैं आपको बताऊं कि ये 20 से 25% में निगोशिएट कर सकते थे। ये इनको उजरत थी पैसे देने की, उसको इसीलिए पैसे दिए, और थोड़े से पैसे कम हुए तो फिर इन्होंने सप्लीमेंट्री पास करवाया ईसीसी से भी और काबीना से। इनको बड़ी जल्दी थी पैसे देने की। मैं आपको सच बता रहा हूं काशिफ साहब, मैं इनकी तरह झूठे इल्जाम नहीं लगाता कि किसी ना किसी के अंदर पे कोई ना कोई इसमें शेयरिंग है। फवाद साहब, आप इस तरह करिए कि पहले मिफ्ता साहब को जरा डेट बता दीजिए कि फैसला जो है, जो अपील का और क्वांटम का फैसला है, वो किसकी हुकूमत में आया? मिफ्ता साहब की हुकूमत। पहली बात उस वक्त भी आप ही की हुकूमत थी मिफ्ता साहब, और मेरा भाई मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर था। प्रॉब्लम यह है ना कि आप जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं, एक्चुअली मैं तो आपके आर्गुमेंट को बाय कर रहा हूं, लेकिन फाइनल फैसले के बाद तो निगोशिएशन नहीं ना होती। फाइनल फैसले के बाद तो यहाँ होती है मेरे भाई। अच्छा, नॉट विद स्टैंडिंग टू दैट, वो तो अब चूंकि इंक्वायरी कमीशन बन गया, वो बन गया वो सारा। मुझे आप ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब के पास $75 लाख सन 2000 में, वो तो एडमिटेड है ना, वो कैसे थे? $100 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टीज लंदन में, केएसए में 2000 में कैसे थी? आप लोग क्या अपना बहादुर शाह जफर के जायदाद के ऊपर बैठे हुए थे, उनके पड़पोते थे? कैसे आपने इतना पैसा? बाकियों को तो छोड़ दे, चले जो 850 को गोली मारे, बाकियों को छोड़ दे, सारा ये करें। यार को खुदा का खौफ करे। और इसीलिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि मरियम, अब मैं क्या बात करूं, क्या छोड़े जी। मैं बात करता हूं, मैं जवाब देता हूं सर, गुजारिश ये है कि ये फवाद साहब जो बात कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, और ये पीटीआई वालों का पुराना ये वतीरा है कि झूठे इल्जामात लगा देते हैं, और फिर देखें 20-20 साल तक वो इल्जामात का पाकिस्तान हुकूमत को नुकसान होता है, लेकिन नवाज शरीफ अल्लाह ताला की मेहरबानी से सुरखरू होता है। अब ये वो पार्टी है सर, वो पार्टी है जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाती थी। काशिफ भाई मेरी गुजारिश नहीं, ये आपके प्रोग्राम में इनके लोगों ने आके इल्जाम लगाया है आपके प्रोग्राम में कि ये जो 27 अरब रुपए की लाहौर में बीआरटी बनी है, इसमें चोरी हुई है। ये इल्जाम लगाया ना आपकी, उसमें 29 किलोमीटर लंबा है लाहौर का बीआरटी, 27 अरब रुपए का बना है। आपके प्रोग्राम में आके पीटीआई वालों ने इल्जाम लगाया कि मुस्लिम लीग ने चोरी करी है। एक सेकंड के लिए मान जाएं कि 27 अरब में चोरी हुई थी, 2 अरब की, तो 25 अरब की बनती है। इन्होंने 105 अरब की बनाई है पेशावर की, तो इसका मतलब कि वहां पे 80 अरब रुपए की चोरी हुई। तो 80 अरब रुपए का पहले फवाद हिसाब दे दे, मैं सारे हिसाब इसको दिलवा दूंगा, मुझे वो 80 अरब रुपए का हिसाब दे दे। अच्छा, फिर आपको मैं एक और बात बोलता हूं, आपके प्रोग्राम में आके ये बोलते थे कि एलएनजी पे हमने चोरी करी है। हम 13% पे लाते थे, ये 23% पे उसी कंपनी से लेके आते हैं कतर से। हमने अगर 13% में चोरी करी है तो ये भी बता दें, हिसाब दे दें फवाद साहब के, नदीम बाबर और दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने 23% पे कैसे लिए? क्या इमरान खान ने उसमें चोरी करी है?
क्योंकि वो इमरान खान उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे ना, हालांकि काम सारे सौदे तो शायद अब्बास ही करते थे, लेकिन आप बोलते थे नवाज शरीफ ने चोरी करी है, तो आज बता दें कि इमरान खान ने उसमें कितनी चोरी करी है। फिर ये भी बता दें कि इमरान खान साहब जो 1.5 लाख रुपया टैक्स देते हैं साल का, एक साल का 1.5 लाख रुपया टैक्स देते हैं, वो 300 कनाल के मकान में कैसे रहते हैं? वो मुझे समझा तो दे, वो कौन सी, वो कभी राशिद खान को पैसे दिए, कभी वो दिए। इन्होंने, आपको पता है सर कि जून के अंदर इनको बोलते हैं कि हमने मकान खरीदा, अक्टूबर में हमको पैसे आए पता नहीं बाहर से, ऐसी ऐसी चीजें देकर इन्होंने साकिब निसार साहब ने इनके ऊपर मेहरबानी फरमाई और इनको एनआरओ दिया, और ये लोग आके हमको बोलते हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर 400 चीनी का डाका डाला, हमको चोर बोलते हैं। ये मैं ले लेता हूं सर, लेकिन क्योंकि ब्रॉडशीट का मसला है, वो आपसे कह रहे 7.5 मिलियन जो दिया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और आप ये कह रहे हैं कि ये जो फैक्ट दिया गया है इसमें ये सारा गलत है। 100 मिलियन पाउंड की जायदाद है कि सर देखें ये अभी जो दिया गया है ब्रॉडशीट का, ये बिल्कुल देने की जरूरत नहीं थी। 7.5 मिलियन शहबाज शरीफ के कौन से, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फैसला अगर आप पढ़े उसी में लिखा था, इस नंबर सफे पे लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने 7.35 मिलियन के बारे में मैं उसके बारे में मालूम कर, लेकिन मुझे ये पता है सर कि आज जो मसला है, आज मसला जो है पाकिस्तानी का, वो ये है कि आज आपकी आवाज कट जाएगी, आप पाकिस्तानी का मसला है। मिफ्ता साहब को खत्म कर लेते मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आज पाकिस्तान के अंदर आटा क्यों मसला है। फवाद साहब इतने पावरफुल मिनिस्टर हैं, फवाद साहब से मेरी इल्तिजा है कि आटा सस्ता करवा दो यार। बहुत पैसे कमा लिए बुजदार के बहनोई ने, बहुत पैसे कमा लिए ये फ्लावर मिल ने, जिन्होंने मिल के अफगानिस्तान स्मगल करवा दिया। फखर इमाम साहब कहते हैं पता नहीं कहां चला गया गंदम, तो सोचे मिनिस्टर ये कह रहा है गंदम कहां चला गया। हम आपको बताते हैं गंदम तो साउथ अपने सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान आपने स्मगल कराया। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं पाकिस्तान की अवाम की तरफ से आटा सस्ता करें, फवाद साहब खुदारा चीनी सस्ती करवा दें, फवाद साहब दवाइयां सस्ती करवा दें। आमिर कियानी को आप वापस, आमिर कियानी को अरबों रुपए इसके मुबारक हों, लेकिन आटा दवाइयां सस्ती करवा दें फवाद साहब। बात यह है कि मैं तो मिफ्ता के आर्गुमेंट जो है कि सस्ती होनी चाहिए चीजें, मैं तो एग्री करता हूँ, बिल्कुल चीजें सस्ती होनी चाहिए। और मैं इस बात से भी थोड़ा एग्री करता हूँ कि गो मिफ्ता इस्माइल PMLN के फाइनेंस मिनिस्टर थे और मरियम बीबी के क्लोज लोगों में हैं, और बाकियों में भी नवाज शरीफ साहब जाते हैं, वो इनके घर आते हैं। लेकिन जाहिर है मिफ्ता इस्माइल साहब को तो नहीं पता कि $7.5 लाख शहबाज शरीफ साहब के पास $75 लाख कहां से आ गए थे पैसे देने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब ताल्लुक नहीं है तो फिर डिफेंड ना करें। यही तो मैं कह रहा हूं कि जिस चीज का आपको पता नहीं है, अगर आपको उनके माली मामलात का पता नहीं है, तो आप उनको कहेंगे भाई जाके डिफेंड करें, हम क्यों जाके जो है वो आप बैठ जाते हैं। दूसरी बात आपने एक बड़ी बोरिंग तकरीर की इमरान खान का 300 गज। देखें बात यह है, वो सुप्रीम कोर्ट में के अंदर एक इच्ची बिच्ची इमरान खान ने बताई, और इसके बावजूद ये आप तो इस्लामाबाद में बाद में आए, काशिफ अब्बासी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, इनको पता है कि जब 300 कनाल का घर इमरान खान ने पहाड़ी पे खरीदा था उस वक्त उसकी कीमत क्या थी, और अब उसकी कीमत 4 करोड़ 35 लाख रुपए नहीं। लेकिन उसको 4 करोड़ 35 लाख को भी छोड़ दें आप, और जो हम लोग जो यहाँ पे रहने वाले हैं, हमें नहीं पता कि जब ये 1990 की दहाई में या 95 में 96 में या 2000 में वहां बनी गाला की हालत क्या थी, और वहां पे जब जमीन की क्या कीमत थी। क्या ये एग्जेजरेटेड अमाउंट है जो उन्होंने दी है? वो तो हमें बच्चों वाली बातें हैं ना जो ये बातें कर रहे हैं। तीसरी बात जो इन्होंने किया है, आटा सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होना चाहिए। भाई जब मुल्क के अंदर 10 साल एक ऐसी हुकूमतें रहें जो बाद में आपस में बहन भाई बन जाए, जिन्होंने मुल्क से अरबहा रुपया यहाँ पे लूट मार करें और उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करा के मुल्क के बाहर भेज दें ना, फिर ये चीजें सस्ती नहीं होती, फिर चीजें महंगी होती हैं। क्योंकि लेकिन इसमें आर्गुमेंट तो सिंपल वो ये कहेंगे कि हमने चोरी भी की और चीनी को फिर भी 60 रुपए पे रखा। आप एक साफ सुथरी हुकूमत आए हैं, आपसे चीनी 60 रुपए पे क्यों नहीं रह रही है? नहीं, तो इस तरह तो फिर मुशर्रफ साहब के दौर में आटा 16 रुपए का था, चीनी जो थी वो 15-18 रुपए की थी। ये तो कोई बात ना हुई ना। जब आप पीछे चले जाए, आपने 1947 में तो आटा जो था वो 12 आने का मिलता था। ये क्या आर्गुमेंट हुआ? आर्गुमेंट तो ये है सर फवाद साहब, आर्गुमेंट ये है कि 2017-2018 में चीनी 56 रुपए के ऊपर थी या 54 रुपए के ऊपर थी। 2019 में यही कीमत चढ़ के 70, 80, 90, 100 पर चली जाती है एक साल के अंदर। यू कांट जस्टिफाई कि इतनी 40% इंक्रीज सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं होती कि पैसे बाहर चले गए। उसके अंदर गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जो आप जानते हैं गवर्नेंस के इश्यूज होंगे। गवर्नेंस के इश्यूज तो बिल्कुल है ना जी, उसमें तो कोई शुबा नहीं है। कार्टलाइजेशंस वगैरह थी, सारे इश्यूज थे। वो चीनी की रिपोर्ट जो है वो आपके सामने आई हुई है, PM ने उसके ऊपर।
फिर डॉलर की फ्लक्चुएशन आप देखें, जब डॉलर इन्होंने $7 अरब सर चीनी उगाने का डॉलर से क्या लेना देना फवाद साहब? नहीं, सारी चीजें आपस में जुड़ी होती। कौन सी जुड़ी हुई है सर? आपने गन्ना लेना, जो बैंक से पैसे पाकिस्तानी रुपए में लिए गए फैक्ट्रियों के, गन्ना आपने रुपए में खरीदना है, आपने उसको जो कॉस्ट आएगी बना के दे देना है। आपको भी पता है आपकी हुकूमत ने यकमुश्त 1.1 मिलियन टन चीनी आपने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। जब ये करते थे मुफ्ता इस्माइल साहब की हुकूमत थी, डार साहब कहते थे 2 लाख की इजाजत देता हूं, कीमतें अपनी जगह पे रहेंगी तो मजीद इजाजत दे दूंगा। ये गवर्नेंस के इश्यूज थे जिसकी वजह से आप लोगों की चीनी महंगी हुई है। ये ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमी ना जंजीर की तरह है, हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है और वो एक जो है वो इफेक्ट होता है। लेकिन बहरहाल आपकी बात में वजन है, उसमें बिल्कुल गलतियां आएंगी। एक चीनी की कीमत, वीट की कीमत जो ऊपर नहीं जानी चाहिए, और इसीलिए अब उसके ऊपर इतनी ज्यादा जो है वो कोशिश की है। सारी चीजें नीचे भी जो है वो वापस आई है, 75 रुपए के ऊपर चीनी दोबारा वापस आई है, फ्लक्चुएशन होती है। वीट में भी जो है वो फ्लक्चुएशन हुई है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की जो गवर्नेंस का जो मामला है वो एक लंबी डिबेट है, और उसमें क्या क्या हो सकता है। मैं चलो उसके ऊपर आता हूं, ब्रेक मुझे ले लेने दें, इजाजत दें, मैं ब्रेक ले लेता हूं। ये गवर्नेंस की इसीलिए लंबी डिबेट, लेकिन सबसे अहम तरीन डिबेट भी यही है कि गवर्नेंस ठीक होगी तो ये चीजें सब ठीक रहती हैं। उस गवर्नेंस के मामले में फॉर एग्जांपल बहुत दफा हम सुनते हैं जी फलानी सब्जी महंगी होगी, 400 रुपए किलो पे चला गया, चाहे वो नींबू है चाहे कुछ और है। वो ऐसे होता है क्योंकि कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि किस सूबे से क्या चीज आती है। अगर वहां पे शॉर्टेज हो जाए, किसी सूबे को पता नहीं होता कि इस साल ये चीज कम होगी। जब मार्केट में शॉर्टेज होती है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कई दफा कीमतें ऊपर चली जाती हैं। बट सेंट्रलाइज सिस्टम्स होने चाहिए जिससे पता हो कि क्या चीज किस वक्त इंपोर्ट करनी है या क्या चीज कितनी किस वक्त एक्सपोर्ट करनी है। ब्रेक के बाद जरा Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.